Hello, my dear students. How are you all doing? Welcome to our YouTube channel, Drishti Academy. So today we are here with class 10th, one of the most important topics coming in our English examination, that is analytical paragraph. तो बच्चों आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो कि सीबीएसई हमारे लिए क्या कहती है ना. सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस दे रखी है एनालिटिकल पैराग्राफ को लेकर के फ्रॉम योर सिलेबस. सो सी हियर 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है. दैट मीन्स यू डोंट हैव टू राइट अ ह्यूज पैराग्राफ. 100 से 120 वर्ड्स नियरली आपके एग्जामिनर की जो भी कॉपी आपको एग्जाम में मिलेगी उसकी 1 पेज में आप कंक्लूड कर दीजिएगा. अगर आप अच्छा खासा स्पेस ज्यादा लेकर के नहीं लिखते हैं तो. अगर आप बहुत स्पेस लेकर लिखते हैं तो आप 1.5 पेज तक जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द वोकैबुलरी दैट यू हैव यूज्ड. दैट मीन्स अगर आप बार बार रिपीटेडली सेम वर्ड्स यूज कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से लेंथ ऑफ द पैराग्राफ देख लीजिएगा. ठीक है. One of the 2 questions is to be answered and it will be of 5 marks बच्चों. तो 2 ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको जिसमें से आपको एक क्वेश्चन आंसर करना है और जो आपको समझ में आए आप वो कर लीजिएगा as you wish. Okay. Introduction. So the analytical paragraph introduced by CBSE in 2020 is a database writing task. That means what बच्चों कि आपको writing task मिला है. ठीक है. और इसमें क्या करना है, हम क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है. आपको कोई भी डेटा गिवन होगा आपको उसको समझना है एंड आपको उसको एनालाइज भी करना है कि उस डेटा में एक्चुअली में क्या कन्वे किया जा रहा है स्टूडेंट्स. ठीक है. ओके. इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग आंसर्स स्टूडेंट्स मस्ट यूज स्किल्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ एनालिटिकल पैराग्राफ को लेकर वो ये है कि ना सीबीएसई यहाँ पर आपको पहले से पढ़ी हुई चीजें नहीं पूछती है. ठीक है. आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा इवन इफ यू हैव प्रैक्टिस मल्टीपल एनालिटिकल पैराग्राफ्स. पर आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि आपने जो प्रैक्टिस किया आपको वही मिलेगा. नो पीपल. व्हाट यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो एज वेल एज फॉर दिस टॉपिक इज योर थिंकिंग शुड बी अप टू दैट मार्क. ओके. दैट मीन्स यू शुड फील द टॉपिक प्रॉपरली. आपको उस टॉपिक को अच्छे से समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है एंड देयर आफ्टर यू हैव टू एनालाइज इट परफेक्टली. मैम एनालिसिस तो हो जाती है हमसे पर हम ना लिख नहीं पाते हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है. तो विल गिव अ सोल्यूशन पीपल, डोंट वरी. हम बहुत अच्छे से सारी चीजें बताएंगे कि आपको कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, आपको कैसे अच्छा एक एनालिटिकल पैराग्राफ फ्रेम करना है. विल डिस्कस इन अ व्हाइल. ओके. ऑलराइट बच्चों, कम हियर. टाइप्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ. सी द फर्स्ट वन इज द प्रॉब्लम सोल्यूशन बेस्ड. दैट मीन्स आपको ना एक प्रॉब्लम दी जाएगी. ठीक है. और स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करना है कि उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. फाइन. These solutions should be supported with logical reasons, arguments और relevant data. अब ऐसा नहीं सोल्यूशन देना है कि बिना रीजन के कुछ भी लिख रहे हो, हमने ऐसे करना है वैसे करना है, ये प्रॉब्लम था ये सोल्यूशन है. नहीं, ये सोल्यूशन क्यों दिया आपने, राइट. हाउ दैट सोल्यूशन एक्चुअली सॉल्व्स द प्रॉब्लम, आपको ये चीज भी बतानी पड़ेगी बच्चों. नेक्स्ट, डेटा बेस्ड. इट्स गिवन थ्रू पाई चार्ट्स. सबसे इजी जो मुझे लगता है ना डेटाबेस वाले में वो आपके लिए यही रहेगा. लाइक सीधा सीधा आपको ग्राफ मिल जाए या फिर बार ग्राफ मिल जाए, पाई चार्ट मिल जाए, है ना, लाइन ग्राफ्स मिल जाए या फिर कोई टेबल मिल जाए या फिर कुछ भी कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल्स. विजुअल्स मतलब कुछ भी फ्लो चार्ट, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के थ्रू कुछ भी क्रिएट करके आपको दे दे एंड आपको फिर उसके थ्रू एनालाइज करना है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन एंड हाउ वी कैन प्रोसीड और हाउ वी कैन अप्रोच सर्टेन थिंग और सर्टेन सिचुएशंस. ओके. Students are expected to analyze the data, compare trends, highlight key points. Look here students, यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको मार्क करके बता रही हूँ. ठीक है. Wherein you have to compare the trends. Look here on the board. पहला स्टेप क्या किया हमने, एनालाइज किया डेटा को. फिर क्या किया, ट्रेंड्स को कंपेयर किया. मैम ट्रेंड्स को कंपेयर करना क्या होता है. से फॉर एग्जाम्पल किसी साल में किसी भी कंपनी की सेल्स बहुत ज्यादा हाई हुई, ग्रोथ हुई. ठीक है, ग्रो हुई. किसी नेक्स्ट ईयर में हो सकता है डिक्लाइन हो जाए. हमने ट्रेंड कंपेयर किया, इस साल में सेल्स ग्रो कर रही थी, इस साल में डिक्लाइनिंग ग्राफ पकड़ लिया. या फिर सेल्स कांस्टेंट रही होगी, कोई बदलाव नहीं आया होगा. दिस इज कॉल्ड एज ट्रेंड एनालिसिस, है ना. जैसे हम ट्रेंड कैसे एनालाइज करते हैं, जैसे आप लोगों के लेवल के लिए मैं अगर समझाऊं तो ट्रेंड कैसे एनालाइज करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन ले लिया कोई, हम ऐसा देखते हैं कोई चैप्टर में से ये क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहा है ना. इस चैप्टर का ट्रेंड क्या रहा है, इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आए,
उसे हम ट्रेंड कहते हैं इन द कॉन्सिक्वेंट ईयर्स, है ना। हाईलाइट की पॉइंट्स, ड्रॉ कंक्लूजन। मैम ड्रॉ करना है क्या? ड्रॉ नहीं, कंक्लूजन निकालना है, ड्रॉ कंक्लूजन एंड समराइज द ओवरऑल मैसेज इन अ क्लियर पैराग्राफ। दैट मीन्स आपको पूरे के पूरे मैसेज को एक सिंगल पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। मूविंग अहेड, information based. Look here. A written input or passage is provided. Students need to process and understand the information, select the most important points and summarize them effectively. At times, they may also be required to share their own conclusions or opinions based on the information. For example, आपको ना कोई information दी गई है, ये ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, इसको क्या करना है? इसकी समरी बनाकर लिख देना है, ठीक है। इजी, हम सुनने में इजी लग रहा है, करने में पता चलेगा। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन बेसिक, अ फ्लो चार्ट, डायग्राम और इन्फोग्राफिक शोइंग स्टेप्स ऑफ अ प्रोसेस इज गिवन। आप लोगों ने ना कहीं कभी साइंस पढ़ते हुए या कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ते हुए फ्लो चार्ट जरूर बनाए होंगे, बनाए हैं कि नहीं? माइंड मैप्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स पे बनाए होंगे, है ना। डायग्राम्स बनाए होंगे या फिर कुछ इन्फोग्राफिक्स, दैट मीन्स कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, कुछ ग्राफिक्स की मदद से लिखी होगी, showing steps of a process. सीक्वेंस में बोला होगा स्टेप 1 दिस वाज द स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड सो ऑन। आपको उन स्टेजेस को एनालाइज करना है, उस सीक्वेंस को एनालाइज करना है, किसके? एक्शंस के, और डिस्क्राइब करना है कि समथिंग इज मेड और हाउ अ प्रोसेस अनफोल्ड्स। दैट मीन्स आपको क्या समझाना है कि कोई भी प्रोसेस अगर हुआ है तो वो कैसे हुआ है, वो कौन से सीक्वेंस में हुआ है बच्चों, ठीक है। ठीक है मैम, यहां तक तो समझ आ गया। Moving ahead, look, map based. Usually two maps are shown with noticeable differences. Changes in a landscape, building plan or layout. Students must observe the alterations, additions and developments and summarize these changes in a clear analytical paragraph. ये आपके syllabus में generally नहीं पूछा जाता है map based वाला, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। Come to this, ये behavior, function, pattern और cycle based. A visual or diagram presents a pattern, behavior, structure or life cycle. Students must study the stages, traits or functions shown and compile a summary describing on how the process or behavior works. देखिए, behavior, इंसान का behavior आप कैसे analyze कर पाओगे? जब आपको understanding होगी, है ना? ठीक है मैम। अच्छा, अगर कोई भी पैटर्न अगर आपको समझनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस पैटर्न को पहले ठीक से एनालाइज करना पड़ेगा कि वो चेंजेस क्या हुए हैं उसके पैटर्न में, है ना। या फिर स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल, ठीक है। इसके अलावा भी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इसके अलावा बिफोर दिस कि ना आपको से फॉर एग्जाम्पल दो चीजें बताई गई हैं, दो अलग अलग लोगों के बारे में बताई गई है। आप ध्यान से फील करना बच्चों, मैं क्या समझाना चाह रही हूं। आपके पास दो लोग हैं, ठीक है। दो लोग, दे माइट बी स्पीकर्स, दे माइट बी फ्रेंड्स और दे माइट बी इनटू टीचर्स और समथिंग लाइक दैट, ओके। आपको उसके ट्रेड्स और इसके भी ट्रेड्स, मतलब आपको इसकी भी ट्रेड्स मिल गए, आपको इसके भी ट्रेड्स मिल गए। ट्रेड्स मतलब क्वालिटीज, ठीक है, ठीक है मैम। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा कि आप इन दोनों के ट्रेड्स को पहचान कर मुझे ये बताइए कि कोई पर्टिकुलर चीज के लिए कौन ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको एक परफेक्ट आंसर ही मिले एनालिटिकल पैराग्राफ में। आपके अकॉर्डिंग कोई सही हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग दूसरा वाला नॉट सो प्रॉपर भी हो सकता है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, आपको अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। आपको अपना ओपिनियन देना है कि आपको ये इंसान बेहतर क्यों लगा, आपको ये इंसान बेहतर क्यों नहीं लगा, ठीक है। सी हाउ सीबीएसई इज ट्राइंग टू चेंज द पैटर्न्स इन द कंसीक्वेंट ईयर्स, है ना, कि वो कैसे चीजों को बदल रहा है और कैसे वो छोटी छोटी चीजों को लेकर आ रहा है जिससे हम बच्चों को एनालाइज कर पाए। और ये जो रोड लर्निंग जिसे हम कहते हैं बच्चों, वो याद करके चले जाना और लिख कर आ जाना, इससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग, आप ये सारी चीजों को सीखिए, आपको बहुत काम आएगा ये सब कुछ। कम हियर, यूजफुल एक्सप्रेशंस फॉर राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ। जैसे कि मैंने बोला था कि आई टीच यू सर्टन वर्ड्स, यस मैम, यही सीखना था हमें, है ना।
कुछ लोगों ने यही सीखना था। हम आप वर्ड समझाइए, वर्ड्स कैसे यूज करने हैं। आओ देखो, तो रिपोर्ट एंड इंक्रीज, मान लो कि हमने कोई डेटा लिया, उसको एनालाइज किया और मैंने क्या रिपोर्ट किया कि इसमें क्या इंक्रीज हुआ है। ठीक है बच्चों, आओ तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, हैज राइजन, इंक्रीज्ड, गॉन अप या फिर शॉट अप, या फिर हैज एक्सपीरियंस्ड और सीन अ राइज और इंक्रीज इन। अब देखना मैम वोकैब कितना अच्छा यूज कर रही है। ठीक है, हैज शोन, registered a rise or increase, has reached a peak or maximum of। ठीक है, अब इन सारे वर्ड्स का आसान भाषा में मतलब क्या था कि हम इंक्रीज को बता रहे हैं। कोई भी चीज इंक्रीज होगी तो हम ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज डिक्रीज होगी, देखना हैज फॉलन, गॉन डाउन और कम डाउन टू, हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम। अच्छा, ये चीज बहुत अच्छी चीज है, अच्छा पॉइंट है ये। हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम डैश टू डैश, दैट मीन्स व्हाट, देयर मस्ट बी सम डेटा जो कि डिक्रीज होकर के कुछ और डेटा में बदल गया, राइट। तो ये इसका मतलब क्या है, हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस टू दिस, है ना। हैज एक्सपीरियंस और रजिस्टर्ड और शोन अ फॉल और डिक्लाइन इन। अगला हैज रीच्ड इट्स लोएस्ट और मिनिमम पॉइंट। किसी भी चीज को अगर हम इंक्रीज में दिखा रहे हैं ना, तो हम उसके मैक्सिमम पॉइंट की बात करते हैं, और अगर हम किसी भी चीज के डिक्रीज को दिखा रहे हैं बच्चों, तो वहां पर उसके हम मिनिमम पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, कम हियर टू रिपोर्ट डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस क्या, हम डिफरेंसेस का मतलब, डिफरेंसेस क्या होते हैं, कोई दो चीज में कंपैरिजन करना, उसे हम क्या कहते हैं, डिफरेंसेस। से फॉर एग्जांपल, इज बेटर देन, ये इससे बेटर है, मोर देन डबल, डबल से ज्यादा, हाफ एज मच, 3 टाइम्स मोर और लेस देन, नॉट एज बिग एज मच एज लार्ज एज, है ना, मेनी टाइम्स मोर, मेनी टाइम्स लेस। तो ये सारी चीजें हम यूज करते हैं और इससे हमें क्या पता चलता है, डिफरेंसेस। अब मान लो सिमिलैरिटी बतानी है मैम, सिमिलैरिटी कैसे बताओगे, कोई ना कोई चीज सेम होगी तब बताओगे ना। इज द सेम एज और सिमिलर टू, इज और आर कंपेरेबल विद। कंपेरेबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि हम इतना तो है कि कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों चीजों को, है ना। फिर कैन बी ग्रुप्ड और क्लासिफाइड टुगेदर, हम ना ये और इस चीज को साथ में क्लासिफाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सिमिलैरिटीज है। शो सिमिलैरिटी और सिमिलैरिटीज, हो सकता है कोई एक सिमिलैरिटी हो, तो हम सिंगुलर अगर बोल रहे हैं तो सिमिलैरिटी यूज करेंगे, प्लूरल बोल रहे हैं तो सिमिलैरिटीज यूज करेंगे। डन। देयर आर स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन जो भी दो चीजों को कंपेयर कर रहे होगे उन दोनों को मेंशन कर देना। यू कैन कनेक्ट इट बाय एंड। फाइन, मूविंग अहेड टू रिपोर्ट कंपैरिजंस एंड कॉन्ट्रास्ट। फाइन, एज कंपेयर्ड टू, सबसे इंपॉर्टेंट, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट विथ, इज कंपेरेबल और नॉट कंपेरेबल विद। अच्छा मैम आपने कंपेरेबल वाला तो बताया, मान लो कि इतना ज्यादा वेरिएशन आ गया कि हम इसको कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, तो विल यूज द वर्ड नॉट कंपेरेबल विद। कंपेयर्स वेल विथ या फिर कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट मीन्स अपोजिट थिंग्स, राइट। जैसे हम कहते हैं ना कई बार व्हेनेवर वी आर डिसाइडिंग समथिंग, तो कहते हैं इट्स हैविंग अ गुड कॉन्ट्रास्ट, राइट। हाँ, लाइट एंड डार्क फॉर्म्स अ गुड कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट थिंग्स। टू रिपोर्ट कॉन्स्टेंसी और नो चेंज। कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है कि कांस्टेंट रहना, नो चेंज, राइट, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंसी। हैज सीन और रजिस्टर्ड और एक्सपीरियंस्ड और शोन नो चेंज। अगर कोई भी डेटा आपने एनालाइज किया और वहां पर पता किया कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक कोई भी चेंज नहीं आया, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग रिमेन्ड कांस्टेंट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बच्चों, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, हैज सीन और रजिस्टर्ड और एक्सपीरियंस्ड नो चेंज, हैज रिमेन्ड कांस्टेंट, अनचेंज्ड और द सेम। ओके, अच्छा कॉन्स्टेंसी से एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, थोड़ा सा सुनना। आप अपने प्रिपरेशन में कैसे हो, अगर आपसे पूछा जाए कि आप कैसे हो, आप कांस्टेंट हो या आप इंक्रीज कर रहे हो अपने प्रिपरेशन को, या फिर आप डिक्रीज कर रहे हो अपने प्रिपरेशन को, सोचिएगा जरूर। क्योंकि जब आप एनालाइज करोगे चीजों को कि आप तैयारी कितनी कर रहे हो, कैसी कर रहे हो, तभी आपको पता चलेगा कि क्या बाकी रह रहा है आप में, है ना। तो आप एनालाइज करिए कि आपने कहाँ पर कॉन्स्टेंटली मेहनत करी है, कौन से पार्ट में आपने डिक्लाइन फेस किया है ना।
कौन से पार्ट में आपको लग रहा है कि आपका पहले से बेहतर हुआ है. ठीक है स्टूडेंट्स, दीज थिंग्स यू हैव टू डू अलॉन्ग विद द स्टडीज. सिर्फ पढ़ते रहोगे बिना एनालाइज किए तब तो फिर कुछ ना होना, है ना. तो हम एनालिटिकल पैराग्राफ को पढ़ाते हुए ये चीज भी बोलेंगे कि आप एनालिटिकल के पैराग्राफ के साथ साथ में खुद को भी एनालाइज कीजिए. ठीक है. हाँ, आओ. फ्रीक्वेंटली यूज टेंसेस. अब देखना, कई बार ना हम टेंसेस में गड़बड़ करते हैं. देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैज राइजन. यहां पर देखिए ये हैज राइजन कौन से टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट. सिंपल पास्ट, फ्यूअर केसेस ऑफ थेफ्ट वर. वर मैम, वॉज और वेयर दोनों होता है, बट सिंगुलर में हम वॉज यूज करते हैं, वेयर हम प्लूरल में यूज करते हैं. द सेल्स रोज. रोज इज द पास्ट फॉर्म ऑफ राइज बाय 30%. अच्छा, फ्यूचर कैसे यूज करेंगे मैम? विल प्लस बेस वर्ब. एट दिस रेट द पॉपुलेशन विल टच. राइट. विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. देखना इसको कैसे यूज करना है. एट दिस रेट द पॉपुलेशन विल हैव टच्ड. पास्ट पार्टिसिपल ये है हमारा. ठीक है. पैसिव स्ट्रक्चर, देखो पैसिव स्ट्रक्चर्स कैसे करना. अ फ्यू अदर ऑल्टरेशंस वर ऑल्सो कैरिड आउट इन द होटल. ये हमारा पैसिव फॉर्म है. आपको सिर्फ और सिर्फ अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो आप ये तीन चीज तो जरूर याद रखिएगा. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इसी से आपका पूरा पैराग्राफ बन जाएगा. इफ यू वांट टू ऐड सर्टेन थिंग्स एक्स्ट्रा फ्रॉम योर साइड, यू कैन गो फॉर एडिंग दीज थिंग्स. हालांकि मैंडेटरी नहीं है ऐड करना, है ना. हाँ, अब आ जाओ फॉर्मेट. हाँ मैम, फॉर्मेट बता दीजिए आप, क्योंकि ना हम ये तो सीख गए कि इसमें एनालाइज करना होता है, इसमें समझना होता है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है, इसमें डिसीजन देना होता है, तो हमें ये सारी चीजें पता चली करना क्या है. अब मैम आप ये बताओ कि फॉर्मेट दैट मीन्स लिखना कैसे है ना. तो फर्स्ट थिंग हम लिखेंगे टॉपिक सेंटेंस को. देखो, टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस दैट इज द इंट्रोडक्शन. दैट मीन्स जो भी हमारा डेटा है उसका हम इंट्रोडक्शन देंगे. जैसे ये देखना, हाँ यहाँ पर देखना, व्हाट स्टूडेंट्स एज्ड 13 to 16 डू ड्यूरिंग देयर ऑनलाइन क्लासेस. मैम आपने तो ऑनलाइन क्लासेस की याद दिलवा दी. हाँ, एक्चुअली द टाइम वाज देयर कि हमने स्विच करना पड़ा था, एंड नाउ वी आर डूइंग इट बाय चॉइस, है ना. तो ये कुछ पुराना डेटा है हमारे पास, है ना. हाइपोथेटिकल डेटा ही है, इट्स नॉट द ट्रू डेटा फ्रॉम एनीवेयर. ओके, What to do? See, introduce what the chart or graph or table or map is about. जिसके बारे में उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए. मैम करना कैसे? एग्जाम्पल जब मैं दिखाऊंगी तब बताऊंगी, है ना. पहले सीखो करना कैसे है. मेंशन द सब्जेक्ट, ग्रुप एंड टाइम पीरियड. कीप इट शॉर्ट एंड डायरेक्ट. बहुत लंबा महाभारत नहीं लिखनी है यहाँ पे, क्योंकि आप टॉपिक सेंटेंस लिख रहे हो. द बार ग्राफ. अच्छा मैम एग्जाम्पल दिखाइए तो कैसे लिखेंगे. देखो इधर, मेंशन द सब्जेक्ट. ओके, हाउ द बार ग्राफ शोज. अब देखो, मान लो अगर बार ग्राफ है, आपको ये तो आइडेंटिफाई करने आता है ना कि कौन सा ग्राफ क्या है ना. बार चार्ट बार्स के फॉर्म में होता है तो वो बार ग्राफ होता है. सर्कल के फॉर्म में अगर डिविजन्स, प्रॉपर डिविजन्स के साथ हो उसे हम पाई चार्ट कहते हैं. आप लोगों ने पढ़ा होगा ये मे बी, है ना. द बार ग्राफ शोज द डेली स्क्रीन टाइम ऑफ टीनेजर्स एजेड 13 to 17 and 20-23. फाइन. द पाई चार्ट प्रेजेंट्स हाउ स्टूडेंट्स स्पेंड देयर टाइम आफ्टर स्कूल. हम ये भी यूज कर सकते थे. The table compares the monthly rainfall in 4 cities. तो आपको जो भी डेटा मिले स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंग आप उसके टॉपिक सेंटेंस को लिखिएगा. दैट मीन्स आपको टॉपिक सेंटेंस में क्या ध्यान में रखना है कि वो कौन से टाइप का डेटा है. पहली चीज तो ये. और डेटा टाइप देने के बाद आप क्या लिखोगे कि वो डेटा किसके बारे में है. दैट मीन्स अबाउट द डेटा. दैट इज द परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग द टॉपिक सेंटेंस. मूविंग अहेड. ओके, सेकेंड वन इज द बॉडी. हम डिवाइड करना है क्या, लाइंस वगैरह छोड़कर लिखनी है? नो, एज इट इज लिखना है कंटिन्यूअसली. बॉडी डिटेल्ड एनालिसिस. मैं आपको 1 2 3 करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि स्टेप वाइज मैनर में कैसे लिखना है ना. व्हाट टू डू. देखो करना क्या है, एनालाइज द डेटा इन ऑर्डर. अच्छा, ऑर्डर में कैसे एनालाइज करोगे? सबसे पहले लार्जेस्ट वाला डेटा लिखो, फिर जो उससे कम है वो लिखो, फिर जो सबसे कम है उसको लिखो. दैट मीन्स आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करना है. ठीक है. कंपेयर वैल्यूज. अब वैल्यूज को कैसे कंपेयर करोगे? हायर लोअर इसको कंपेयर कर दो. जो सिमिलर है, जो आपस में सिमिलैरिटी रखते हैं उसको कंपेयर करो. नियरली इक्वल. अब हो सकता है कि कोई चीज पूरी तरीके से इक्वल ना हो बट थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटीज हो, तो आप वो लिख सकते हो, है ना. इंटरप्रेट द डेटा व्हाट इट सजेस्ट
इंडिकेट्स या फिर रिवील्स। अब मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई डेटा है तो जरूर जरूर वो कुछ ना कुछ आपसे कह रहा होगा, कुछ ना कुछ उसका इंटरप्रिटेशन निकलेगा, है ना, कि ये चीज हमें ये चीज समझाना चाहता है। डू नॉट सिंपली रिपीट नंबर्स, एक्सप्लेन देम। सिर्फ ऐसे नहीं, दिस वॉज 17%, दिस वॉज 18%, दिस वॉज 20%, दिस ग्रोथ इंक्रीज टू 40%। सिर्फ डेटा नहीं लिखना है, डेटा को एनालाइज करके लिखना है, ठीक है। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ सिंपली रिपीट कर दिए नंबर नंबर, लाइन से लिख दे मैम हमें तो डेटा एनालाइज करना था, हमने डेटा ही लिख दिया सारा का सारा। नहीं, डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को लिख के नहीं आना पेपर में, है ना। आओ इधर, लार्जेस्ट पोर्शन फर्स्ट, हमेशा याद रखना, जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पोर्शन है दैट मीन्स जो मेजॉरिटी है वो हम पहले लिखते हैं। अ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 45% प्रेफर स्टडीइंग लेट एट नाइट which indicates their comfort with quiet hours, right? मेजॉरिटी लिख दी मैम, बढ़िया बात है, गुड। कम हियर, मिडिल वैल्यूज और ट्रेंड्स। अच्छा, ट्रेंड्स कैसे लिखना है, मैं बात कर रही थी ना कि ट्रेंड्स कैसे लिखना है। आओ देखो, सीखो यहाँ पे कैसे लिखना। अराउंड 30% स्टडी इन द अर्ली मॉर्निंग शोइंग दैट अ कंसिडरेबल पोर्शन प्रेफर्स अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन। कुछ लोग सुबह उठकर पढ़ना प्रेफर करते हैं, दैट मीन्स उन्हें स्ट्रक्चर्ड रूटीन चाहिए, दैट मीन्स मॉर्निंग से दिन की शुरुआत हो रही है तो वो दिन की शुरुआत से ही पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं। Nearly 20% rely on coaching classes, suggesting that they need guided learning, right? So there are certain students that need some guidance from the teachers. तो वो 20% rely कर रहे हैं coaching institutes and all पे, right? Smallest portion और least value, हाँ मैम ये चीज तो है, मैंने अभी बताया था डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, दैट मीन्स हाईएस्ट सबसे पहले, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, ये हमारा ऑर्डर होगा, ठीक है। देखो इधर, स्मॉलेस्ट पोर्शन और लीस्ट वैल्यू, ओनली 5% रिपोर्टेड नॉट स्टडिंग, पढ़ ही नहीं रहे ये 5% तो, है ना, एकदम नहीं पढ़ रहे, नॉट एट ऑल, विच हाईलाइट्स पुअर स्टडी हैबिट्स विद इन अ वेरी स्मॉल ग्रुप। दैट मीन्स कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 5% वाले बच्चे हैं जो एकदम ही नहीं पढ़ रहे, है ना। हाँ मैम, ऐसा भी हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम भी नहीं पढ़ रहे हैं, बट बेटा ऐसा नहीं, आप अगर आए हो पढ़ने के लिए दैट मीन्स यू आर स्टडीइंग, सो ट्रस्ट योर जर्नी, ओके। जो भी अभी तक किया वो सब भूलो और अभी जो कर रहे हो उस पर फोकस करो, ठीक है। फोकस ऑन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, यहां वहां ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो किया हो गया, जाने दो, फोकस ऑन योर स्टडीज फर्स्ट, ओके मैम, कर लिया फोकस। आइए बैक टू बेसिक्स पीपल, कंक्लूजन, लास्ट पार्ट ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ, कैसे लिखना है, समराइज द ओवरऑल ट्रेंड, एक समरी में लिखिए, मेंशन व्हाट द डेटा रिवील्स, क्या रिवील करता है, गिव अ जनरल और फाइनल स्टेटमेंट, एग्जांपल्स से समझते हैं। आइए, ओवरऑल, ओवरऑल मतलब जितना भी एनालाइज किया उन सब में से हम ओवरऑल बोल रहे हैं। ओवरऑल द डेटा शोज दैट द मोस्ट स्टूडेंट्स मैनेज देयर स्टडी टाइम वेल, राइट। बाकी के बेचारे जो कुछ रह गए ये रिमेन इरेग्युलर। In conclusion, the chart reveals a strong preference for flexible study schedules among teenagers. Flexible study schedules, एक suggestion from my side भी रहेगा कि आप जिस टाइम पे प्रेफर कर रहे हो पढ़ना, आप उसी टाइम पर प्रेफर कीजिए, है ना। Come here. Okay, so this is the conclusion. Quick summary, you can give it a glance. पहला टॉपिक सेंटेंस, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। मैंने जो भी चीजें अभी तक समझाई है मैंने एक जगह लिख दी है, आप एक बार पढ़ सकते हैं खुद से भी। What the chart of graph shows, बॉडी लार्जेस्ट पहले, मिडिल बाद में, फिर स्मॉलेस्ट, कंपैरिजन और मीनिंग यहीं पर लिखना है, कंक्लूजन में फाइनल इन्फ्रेंस लिखना है, जो भी हमारा फाइनल कंक्लूजन आया है, जो भी हमने फाइनली उससे इंटरप्रेट किया हमें वो लिखना है। अंडरस्टूड? यस और नो? यस मैम। हाउ विल आई नो? पुट अ कमेंट, देन आई विल नो कि आपको सच में समझ में आया है ना। आओ एग्जाम्पल 1, ओके, यू आर द प्रेसिडेंट। चलो अब ना अब प्रॉपर तरीके से फील लेकर करेंगे कि कैसे हम इसको करने वाले हैं और कैसे इंटरप्रेट करना है, ठीक है। आओ, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द डिबेट सोसाइटी इन योर स्कूल। वाह मैम, प्रेसिडेंट बन गए हम तो। टू गेस्ट स्पीकर्स, मिस्टर रंजन शर्मा, no it's Rajan Sharma, Mr. Rajan Sharma and Miss Meera Kapoor have written to express their interest in participating in your upcoming debate competition. That means question ये है कि आप एक प्रेसिडेंट हैं, बहुत बढ़िया, प्रेसिडेंट बन गए, अच्छा मैम अब हमें ना डिबेट कंपटीशन करवाना है, ठीक है। तो आप डिबेट कंपटीशन में कोई ना कोई गेस्ट को इनवाइट करेंगे, गेस्ट स्पीकर्स को इनवाइट करेंगे, तो हाँ ऐसा मैम करेंगे हम लोग। तो इन्होंने ना लेटर भेजा है, कौन दोनों गेस्ट स्पीकर्स ने लेटर भेजा है,
मिस्टर राजन शर्मा ने भेजा है और मिस मीना कपूर ने भेजा है, ठीक है? ओके मैम। Their letters highlight their experience, strengths and suitability for the event. मतलब इन्होंने जो भी एक लेटर, अच्छा मैम पूरा लेटर तो नहीं दिख रहा हमें सिर्फ एक्सर्प्ट लिख रहा है ना. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सर्प्ट? एक्सर्प्ट होता है कोई भी हिस्सा, कोई भी पार्ट ऑफ सर्टेन थिंग, ठीक है? इसे हम एक्सर्प्ट कहते हैं. आइए पढ़ते हैं. Read the excerpts given. I am thrilled to express my interest in participating as a guest speaker at your school's debate competition. With over 10 years of experience, मेरे पास 10 साल से ज्यादा का experience है as a public speaker और एक debate coach भी हूं मैं, है ना? I have guided numerous students to success in national level competitions. My approach focuses on encouraging critical thinking and fostering a passion for debating. मतलब ये बहुत passionate इंसान है, उनको बहुत पसंद होगा debate and ये सब चीज. I have previously spoken at various schools and universities. मतलब ये अपने experience को भी बता रहे हैं कि ये कई यूनिवर्सिटीज में भी गए थे, कई स्कूल्स में भी गए थे और जाने के बाद उनको फीडबैक भी पॉजिटिव मिला था फॉर माई एंगेजिंग सेशंस एंड प्रैक्टिकल इंसाइट्स. आई बिलीव माई एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कैन इंस्पायर एंड एम्पावर योर स्टूडेंट्स टू एक्सेल इन डिबेटिंग. और इनको भरोसा है कि अगर ये आए एज अ गेस्ट स्पीकर तो वो बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट कर जाएंगे और उनकी जो डिबेटिंग स्किल्स है उसको जरूर इंप्रूव करके जाएंगे, ठीक है? आपको ये चीज सुनकर फील हो रही होगी मैम इन्हीं को सिलेक्ट कर लेते हैं, कितने बढ़िया इंसान है, कितनी सारी क्वालिटीज भी बता रखी है. यही गलती आप करते हैं एग्जाम में भी. आप एक पार्ट को पढ़ लेते हो अच्छे से, उसके बाद आप दूसरे पार्ट को एनालाइज ही नहीं करते हो. अब ये तो आधा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अब ये तो आधा ही क्वेश्चन है. एक्सर्व 2 तो यहाँ पर है, इसको एनालाइज ही नहीं. हम एक जगह पढ़ लिए, तारीफ लिखी हुई थी. अच्छा बेटा सुनिए, दोनों गेस्ट स्पीकर्स ने लेटर लिखा था तो दोनों ने अपनी क्वालिटीज लिखी होगी ना. आपका काम सिर्फ एनालाइज करना है, आपका काम सिर्फ एनालाइज करना है. अब किसी बच्चे को पहले वाले स्पीकर ज्यादा अच्छे लगेंगे, किसी बच्चे को दूसरे वाले स्पीकर ज्यादा अच्छे लगेंगे, है ना? तो वो आपके ओपिनियन पे डिपेंड करता है. आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको जो अच्छे लग रहे हैं उनके आप रीजंस लिखिए कि आपको वो क्यों अच्छे लग रहे हैं, है ना? और आपको जो चीज अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी स्पीकर का जो भी आपको एग्जर्प्ट अच्छा नहीं लग रहा है, आप वहां पर मेंशन करिए कि आपको वो चीज क्यों बेटर ज्यादा नहीं लग रही है, ठीक है? आइए. इट वुड बी अ प्रिविलेज टू पार्टिसिपेट एज अ गेस्ट स्पीकर. सो नाउ वी आर रीडिंग मिस मीना कपूर के एग्जर्प्ट को, ठीक है? मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. इट वुड बी अ प्रिविलेज टू पार्टिसिपेट एज अ गेस्ट स्पीकर एट योर स्कूल्स अपकमिंग डिबेट कॉम्पिटिशन. आई हैव पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल डिबेट फोरम्स. मतलब ये जो मिस मीना कपूर है इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे डिबेट कर रखी है और इन्होंने बहुत सारे एक्कॉलेड्स मतलब एप्रिसिएशंस जीते हैं फॉर माय आर्ग्यूमेंट्स ऑन ग्लोबल एंड सोशल इश्यूज. माय स्ट्रेंथ लाइज इन कनेक्टिंग विद यंग ऑडियंसेस. मतलब मेरी जो स्ट्रेंथ है, मैं यंग लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ खुद को, है ना? एंड मेकिंग डिबेट्स रेलिवेंट टू रियल वर्ल्ड, है ना? डिबेट्स फॉर द रियल वर्ल्ड स्टूडेंट्स, because there are critical topics which connects to the real world और debates अक्सर हम इसी topics को लेकर के करते हैं, है ना? I also emphasize how debating can improve public speaking. अगर आप public speaking कर रहे हो, that means आप confident हो public में बोलने के लिए, है ना? That means आपका debate वाला जो skill है वो बहुत बेहतर होना चाहिए, automatically वो हो जाएगा. Confidence and interpersonal skills. I look forward to share my journey and experiences with your students to inspire them to use debating as a tool for personal growth. ठीक है? तो she is actually waiting कि उनको बुलाया जाए, है ना? ठीक है मैम. हम इनका भी पढ़ के लग रहा है ये भी तो बहुत अच्छी है, इनको बुला लेते हैं, है ना? देखो मैंने बोला था कि आपको ये दुविधा फील होगी कि मैम इन दोनों में से ना सिलेक्शन करने में कभी समझ नहीं आता किनको सिलेक्ट करें. आसान सा सजेशन है, आप जिनको भी सिलेक्ट करो उनकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज लिखो और जिनको आपने सिलेक्ट नहीं किया है उनको ज्यादा आप एम्फेसाइज मत दो. बस यही करना है आपको और कुछ भी नहीं करना है आपको. ऐसे नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एकदम 7 करोड़ का सवाल है, 2 में से कोई एक ही सही होगा. नहीं, दोनों सही है. आप अपनी मर्जी से लिखिए, आपको अपना ओपिनियन देना है, ठीक है? तो इतना टेंशन नहीं लेना है ये सब चीज देख करके कि मैम हमें समझ ही नहीं आता, हमें तो एनालिसिस ही नहीं आती, हमें तो यही नहीं हो रहा, हमसे तो यही नहीं हो रहा. ये लेकर के बैठने वाली चीज नहीं है बेटा. इसमें सिर्फ आपको एनालाइज करना है, जो अच्छा लगे वो लिख दो, बस सिंपल एज दैट. आओ देखो इधर. अब देखो तुम्हारी तसल्ली के लिए
मैंने दोनों के लिए लिखा है, एक ऑप्शन 1 एक ऑप्शन 2। मतलब मैंने एक जगह किसी एक के बारे में लिखा है और एक जगह किसी दूसरे के बारे में लिखा है, ताकि आप लोग दो तरह के बच्चे होंगे, जिनको एक पहला वाला ज्यादा बेटर लग रहा होगा और एक जिनको दूसरा वाला ज्यादा बेटर लग रहा होगा। तो दोनों को देख लेते हैं एक बार। आइए, कैसे लिखना है, कैसे एनालाइज करना है, वो सीखिए। बेस्ड ऑन द लेटर्स फ्रॉम मिस्टर राजन शर्मा एंड मिस मीरा कपूर, मिस मीरा कपूर इमर्जेस एज द बेटर चॉइस। अब इसमें हम किनको बोल रहे हैं? मिस मीरा कपूर को बोल रहे हैं कि वो मेरे लिए बेटर चॉइस है फॉर द गेस्ट स्पीकर एट द स्कूल्स डिबेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, आप पहले फर्स्ट पे क्या लिखोगे कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है, किन दोनों में से आपने सिलेक्ट किया, आपको वो भी मेंशन करना है। ठीक है। While both candidates are experienced and skilled, Miss Meena Kapoor's international accolades and ability to connect debating with real world scenarios give her a distinct edge. देखो, तारीफ कर रहे हैं ना हम इनकी, मिस मीना कपूर की। Her focus on making debate relevant to global and social issues aligns well with the interests of high school students, offering them a broader perspective. ठीक है, अब यहां तक मैंने तारीफ कर दी मिस मीना कपूर जी की। अब आइए, ऑल्दो मिस्टर शर्मा, भले ही मिस्टर शर्मा के पास सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस था एज कोच एंड स्पीकर, हिज अप्रोच अपीयर्स मोर फोकस्ड ऑन टेक्निक्स। मतलब ये ज्यादा फोकस किस पे कर रहे थे? टेक्निक्स पे, रादर देन एंगेजिंग स्टूडेंट्स। मतलब जो मिस मीना कपूर थी, उन्होंने क्या फोकस किया था कि वो एंगेजिंग है बच्चों के साथ, यंग ऑडियंस के साथ एंगेजिंग है ना। ठीक है, तो आपने कंपैरिजन दे दिया यहां पर, देखिए, rather than engaging students with relevant and inspiring real world examples. Moreover, आप देख रहे हो ये सारे वर्ड्स में हम यूज कर रहे हैं, आपको भी यूज करने हैं। Moreover, Miss Kapoor's emphasis on personal growth through debating resonates with the developmental needs of the students. मतलब जो मिस कपूर की जो क्वालिटीज है वो बच्चों के साथ रेजोनेट करती है। हर ग्लोबल एक्सपोजर, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? इंटरनेशनल एक्सपोजर किया था, इंटरनेशनल डिबेट में पार्ट किया था। And relatability make her the ideal speaker to inspire and connect with the audience effectively. समझ आया? क्या समझ आया? कि हमने दोनों को कंपेयर ही करना है बस। ठीक है, हमें बस दोनों को कंपेयर करना है। इस वाले में मैंने किनको कंपेयर किया था? किनको बोला कि कौन ज्यादा बेटर है? मिस कपूर को बोला था। अब आइए अगला। मैम, इस वाले में ना तो आपने मिस कपूर की बहुत सारी तारीफ कर दी है। अब दूसरे वाले में आइए, हम राजन शर्मा की तारीफ करते हैं। आइए, सो ऑप्शन 2, अगर आपको फील हो रहा है कि राजन शर्मा बेटर हैं, तो उसके कुछ रीजंस मैं आपको सिखाती हूँ कैसे लिखना। देखिए, बेस्ड ऑन द लेटर्स फ्रॉम मिस्टर राजन शर्मा एंड मिस मीरा कपूर। अब यहाँ पर मैंने किनको बोला, किनका नाम लिया है? देखो, मिस्टर राजन शर्मा का। emerges as a better choice for the guest speaker at the school's debate competition. ठीक है, अब आइएगा। अब यहाँ पर ना मैम आपने इतनी तारीफ कर दी मिस कपूर की कि अब मुझे मिस्टर राजन शर्मा अच्छे ही नहीं लग रहे हैं। देखो बेटा, आप लोगों ने सुन लिया कि मैम ने कैसे लिखा था, मैम ने कैसे कंपैरिजन किया, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। बट अगर आप एक धार में ऐसे सोच करके देखोगे तो आपको हो सकता है कि राजन शर्मा जी ज्यादा बेटर लगे। आइए देखते हैं, अगर ऐसा होता तो कैसा होता। हाँ मैम, ऐसा होता तो कैसा होता। आइए, ओके फाइन। 10 साल का एक्सपीरियंस था इनके पास एंड पब्लिक स्पीकर भी रहे हैं ये। मिस्टर शर्मा ब्रिंग्स अनमैच्ड expertise in nurturing critical thinking and fostering a passion for debating among students. His track record of guiding students to success in national level competitions demonstrates his ability to deliver practical insights and techniques that directly contribute to debate performance. While Ms. Kapoor's global exposure and focus on real world relevance are commendable. अब देखिएगा, यहाँ तक मैंने तारीफ कर दी अच्छे से। हाँ मैम, तारीफ कर दी। हम तारीफ कर कैसे रहे हैं? एग्जर्प्ट में से ही देखकर करना है तारीफ, खुद से नहीं वर्ड्स ऐड करने हैं। जो एग्जर्प्ट में लिखा है बस उसी से देख देख करके लिख देना। अब आइए, while Ms. Kapoor's global exposure and focus on real world relevance are commendable, Mr. Sharma's hands-on experience in coaching students and making them competition ready seems more aligned with the goals of the debate society. Additionally, इनका जो experience था with school and university level events ensure करेगा कि वो understand करें aspects of connecting with high school audiences. That means what people? यहाँ पर हमने
जो कंक्लूडिंग लाइन दी है वो इनके लिए दी है, किनके लिए, जिनको मैंने चूज किया है। दैट मीन्स जो हमारा स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ रहेगा, जो टॉपिक सेंटेंस रहेगा, उसमें हम पहले मेंशन करेंगे कि हमने दोनों में से किनको चूज किया। फिर हम जो मेन बॉडी लिखेंगे हम उसमें ये लिखेंगे कि क्या रीजंस थे जो हमने इनको चूज किया। ठीक है, हम एक लाइन जरूर से मेंशन करेंगे कि हमने जो दूसरे थे उनको क्यों नहीं चूज किया। एंड लास्ट में जो हम कंक्लूजन लिखेंगे वो किन के लिए लिखेंगे, जिनको हमने चूज किया है, क्यों चूज किया है। ओवरऑल हम लिखेंगे कि दैट वाज द रीजन कि मैंने इनको सिलेक्ट किया। ठीक है, सीखे? हाँ मैम, आज तो सीख गए, एकदम अच्छे से सीख गए। चलिए, वैसे ना वो आपका जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया वो सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है मैम, ये वाला भी क्या सीबीएसई का ही है क्या? हाँ, सीबीएसई का ही है। हम क्वेश्चन ही इतना लंबा है, हम लिखेंगे कैसे? देखिए, आप लोग का ये सबसे ज्यादा मतलब गलत फहमी होता है कि लेंथ ऑफ द क्वेश्चन डिसाइड्स द डिफिकल्टी लेवल। लंबा क्वेश्चन देख लोगे मैम बहुत डिफिकल्ट है, इजी छोटा सा लिखो, छोटा सा क्वेश्चन रहेगा वो बहुत इजी है। मेंटालिटी को चेंज कीजिए इंग्लिश को लेकर। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इंक्रीजेस तो वो डिफिकल्टी होगा। नो, दैट डजंट रियली मीन द सेम थिंग, है ना। ऐसे इसको समझिएगा कि जितनी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना, वो क्वेश्चन उतनी ही ज्यादा आपको हिंट्स देकर जाएगा। ठीक है, इसलिए आप उसमें से हिंट्स लेने की कोशिश कीजिए, इसको देख करके घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए, Jaspreet class 10 is known for her creativity, excellent communication skills and ability to think outside the box. However, she sometimes struggles with time management and prefers collaborative efforts over working solo. देखिएगा, जसप्रीत बहुत ज्यादा जानी जाती है अपनी क्रिएटिविटी के लिए और अपने एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, और वो ना सोचती भी बहुत अच्छा है। दैट मीन्स जो आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग जिसे हम कहते हैं ना, थोड़े हाई लेवल पर जाकर के सोचना, वो वैसे सोचती है। However, she sometimes struggles with time management and prefers collaborative efforts over working solo. That means वो कभी कभी ना स्ट्रगल करती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, है ना, उससे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और वो प्रिफर करती है कि हम साथ मिलकर काम करें, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में काम करें, है ना, rather than working solo. Solo मतलब अकेले। She has been assigned an art integrated project. That means इसको, जसप्रीत को एक आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट दिया गया है, प्रेजेंटेशन दिया गया है, और इसको जो जसप्रीत है, इनको एक पार्टनर चूज करना है फ्रॉम सुनैना, तबस्सुम एंड एलिस। बिलो आर द प्रोफाइल्स ऑफ द 3 कैंडिडेट्स। देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है वो बताती हूँ। जसप्रीत, शी इज अ गर्ल, उसे आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट दिया गया और उसको एक पार्टनर ढूंढना है इन तीनों में से। अब इन तीनों में से कैसे ढूंढना है, हम इनकी क्वालिटीज पढ़ेंगे, फिर हम इनकी क्वालिटीज को एनालाइज करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन बेस्ट पार्टनर हो सकता है। ठीक है, समझे? मैम इसमें भी क्या 3 ऑप्शन होंगे क्या? हाँ, इसमें भी 3 ऑप्शन होंगे, क्योंकि किन्हीं को हो सकता है ये बेटर लगे, किन्हीं को हो सकता है ये बेटर लगे, किन्हीं को हो सकता है ये बेटर लगे। बस आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको आपने जिनको भी चूज किया आप उनके हित में पॉइंट्स लिखे, दैट मीन्स उनके फेवर में पॉइंट्स लिखे, और जिनको चूज नहीं किया उनके बारे में 1-2 पॉइंट्स लिख दीजिए कि क्यों चूज नहीं किया है। क्लियर? आई, लेट अस रीड इट आउट। Sunana. So Sunana is highly disciplined and excels in meeting deadlines. Okay. डेडलाइंस को मीट करने में ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है और डेडलाइंस को एकदम कंप्लीट करती है। शी इज नोन फॉर हर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क एफिशिएंटली, एक साथ बहुत सारे कामों को कर सकती है। However, she is slightly reserved and prefers working in structured, predictable environments. मतलब ये थोड़ी सी रिजर्व्ड है ना। अब आइए तबस्सुम पे। तबस्सुम एक एंथुजियास्टिक, मतलब बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के सीरियस रहने वाली है ना, काइंड ऑफ एक्साइटेड रहने वाली, स्पॉन्टेनियस है, फटाफट तुरंत से करना है, विद अ टैलेंट फॉर जनरेटिंग यूनिक आइडियाज। शी इज एन एक्सलेंट आर्टिस्ट, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और क्रिएटिव सेटिंग्स में वो बहुत अच्छे से काम कर सकती है। However, she occasionally struggles to stay focused on tasks and complete them on time. मतलब इसमें इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये स्ट्रगल कर रही हैं टू स्टे फोकस्ड ऑन टास्क एंड कंप्लीट ऑन टाइम। आइए, अब आइए एलिस। तो एलिस इज कॉन्फिडेंट एंड आर्टिकुलेट, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्टिकुलेट? दैट मीन्स हाउ यू आर प्रेजेंटिंग, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो चीजों को, विद अ फ्लेयर ऑफ डिलीवरिंग
polished presentations, she is detail oriented and ensures that the final product is of high quality. है ना, इनका ध्यान रहता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बने वो हाई क्वालिटी का रहे. However, she sometimes prefers to take control and may overlook collaborative efforts. मतलब कई बार ऐसा होगा कि वो ना कंट्रोल लेना चाहेगी और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ना करके वो अकेले ही करने लग जाएगी, है ना. अब आइए, बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ ईच कैंडिडेट एनालाइज एंड डिसाइड who would be the best partner for Jaspreet. Consider aspects such as, अब देखिए सीबीएसई ने आपको क्वेश्चन में दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स, कि दोनों की स्ट्रेंथ्स कैसे सिमिलर है, कॉम्प्लीमेंट्री है. टीम वर्क एंड प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स, इन तीनों चीज को हम एनालाइज करेंगे. हम आप करके बताते हैं ना तो ज्यादा बेटर होता. आइए करते हैं फिर. ओके, सो ऑप्शन 1, मैम तीनों में से फिर डिसाइड करना है. देखिए, आपको तीनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं बोलेगी सीबीएसई की मेरे लिए यही ऑप्शन सही है. आपको सिर्फ प्रॉपर तरीके से पॉइंट्स लिखने हैं कि आपने क्यों चूज किया, बस इस वीडियो से यही सीखना है आपको, ठीक है. आइए, सुनैना emerges as the most appropriate partner for Jaspreet in the art integrated project presentation as, अब देखिएगा क्वालिटीज, अब इसमें सुनैना को चूज कर रहे हैं हम, ठीक है. As her qualities balance those of Jaspreet, मतलब हमने मेंशन किया कि इनकी क्वालिटीज और इनकी क्वालिटीज मैच कर रही है. Jaspreet's creativity and communication skills make her an excellent presenter and idea generator, but her struggles with time management require a partner who can complement her weaknesses. That means हमने ये लिखा है यहाँ पर कि जसप्रीत किस चीज में अच्छी थी और किस चीज में अच्छी नहीं थी. देखो, अब किस चीज में अच्छी नहीं थी उसके लिए उसको पार्टनर की जरूरत है ना, तो क्यों जरूरत है वो हमने मेंशन किया यहाँ पर. अब आओ सुनैना के ऊपर. सुनैना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड डिसिप्लिन ये इंश्योर करेगी कि टास्क जो हमारे टाइम पर कंप्लीट हो और डेडलाइंस मीट कर जाए, है ना, विच इज क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट. ऑल्दो सुनैना इज हाईली रिजर्व्ड, पर इसने जो प्रेफरेंस किया अपने स्ट्रक्चर को और प्रोडक्टिबिलिटी को, ये अलाइन करता है जसप्रीत के कोलैबोरेटिव वर्किंग स्टाइल को, एज जसप्रीत कैन टेक द लीड इन ब्रेनस्टॉर्मिंग and presenting ideas while Sunaina ensures everything stays on track. अब आइए, अब यहां तक मैंने क्या किया, सुनैना और जसप्रीत के कंपैरिजन को लिखा है. आप देखिएगा मेजर पार्ट ऑफ द एनालिटिकल पैराग्राफ में हम उन्हीं दो लोग पर फोकस करेंगे जिनको हमने सिलेक्ट किया है. दो लोग मीन्स एक तो जो क्वेश्चन में थी वो, और एक तीनों में से जिनको चूज किया था वो, ठीक है. अब क्यों चूज नहीं किया उनके लिए हम बहुत थोड़ी सी लाइन लिखेंगे. While Tabassum's highly creative and spontaneous, her difficulty in staying focused, मतलब ये फोकस नहीं रह पा रही है, may amplify Jaspreet's challenges with time management, है ना, और ये लेस सूटेबल है. देखो जैसा मैंने बोला था वैसा ही करना है आपको कि क्यों सूटेबल है और क्यों सूटेबल नहीं है, बस इतना ही करना है, ठीक है. Alice on the other hand excels in polished presentations, but her tendency to dominate and prioritize control, वो कंट्रोल ले लेती है, तो हो सकता है कि कंफ्लिक्ट हो जाए जसप्रीत के कोलैबोरेटिव प्रेफरेंसेस के साथ, ठीक है. इजी. आइए ऑप्शन 2 को देखते हैं. तबस्सुम वुड बी द बेस्ट पार्टनर. मैम आप एक बात बताइए, आप इतनी सारी तारीफ एक की कर देते हो, लास्ट में फिर दो बुराई क्यों कर देते हो? यही करना है तुम्हें भी यही करना है एग्जाम में. कोई एक को चूज करना है, उसकी ढेर सारी तारीफ करनी है और लास्ट में छोटी सी एक लाइन लिख देनी है वो कि ये मुझे सूटेबल नहीं लग रहा है. क्योंकि आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने सिलेक्ट क्यों किया और आपने सिलेक्ट क्यों नहीं किया, आपको रीजन देना पड़ेगा, अदरवाइज योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ओके, तो आधी अधूरी चीजें मत लिख कर आना एग्जाम में. तबस्सुम वुड बी द बेस्ट पार्टनर फॉर जसप्रीत फेस in the art integrated project presentation as the qualities balance those of Jaspreet. ठीक है मैम, हमने ये पहला सेंटेंस तो समझ गए कि जिनके लिए लिखना है उनके साथ हमने बोलना है कि जसप्रीत के साथ इनकी क्वालिटीज मैच कर रही है. पहला सेंटेंस तो एकदम डन हो गया मैम. अब आइए हम सीखते हैं कैसे करना है. अब क्या करेंगे मैम, जसप्रीत की तारीफ करेंगे. आइए करते हैं. जसप्रीत thrives on creativity and collaboration, and Tabassum's enthusiastic and spontaneous personality would complement Jaspreet's innovative thinking. अब देखो जसप्रीत की क्वालिटीज लिखी, ठीक है, तबस्सुम के साथ कैसे सिमिलर है, सिमिलैरिटीज लिखनी पड़ेगी. As an excellent artist, Tabassum brings a unique skill set to the project, particularly in the visual and design aspects.
which are crucial for an art integrated presentation. तारीफ? हाँ मैम तारीफ. Together their combined creativity, अगर ये साथ में creative काम करेंगे तो ये result आएगा क्या? In engaging and visually appealing final product. Although Tabassum occasionally struggles with focus and timely completion of the task, ये हमारी जो जसप्रीत है ना, ये हमारी जो जसप्रीत है ये मैनेज करेंगी. जसप्रीत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेफरेंस फॉर टीम वर्क अलाउइंग देम टू मोटिवेट एंड सपोर्ट ईच अदर इफेक्टिवली. अब कॉन्ट्रास्ट देखिएगा, कॉन्ट्रास्ट कैसे देना है. सुनैना का जो ओवरली स्ट्रक्चर्ड और प्रेडिक्टेबल वर्किंग स्टाइल है ये हो सकता है कि अड़चन बन जाए स्टिफल. जसप्रीत फ्री फ्लोइंग क्रिएटिविटी. सिमिलरली Alice's tendency to take control might conflict with Jaspreet's collaborative approach. ठीक है, हम सीख गए, यहाँ तक तो सीख गए. अब तीसरी की तारीफ कर दो, एक की तारीफ करो, बाकी की कॉन्ट्रास्ट में लिख दो, है ना. हम बुराई करना सिखा रहे हो क्या? नहीं बेटा, बुराई करना थोड़ी सिखाऊंगी कभी. क्वेश्चन में लिखना है, वैसे इसी फॉर्मेट में लिखना है. Alice would be the most suitable partner for Jaspreet in the art integrated presentation. ठीक है मैम, इस बार एलिस को चूज किया है हमने, ठीक है. और इसको एलिस को इसलिए चूज किया क्योंकि उनकी क्वालिटीज बैलेंस करेगी तो जसप्रीत की क्वालिटीज है उसको. हाँ ये तो लिख देते हैं हम लोग, आराम से लिखेंगे इसको. आओ. While जसप्रीत excels in creativity and collaboration, उनका जो स्ट्रगल है with time management can be addressed by Alice's confidence, detail oriented approach and ability to deliver polished presentation. अब आइए एलिस की स्ट्रेंथ लिखते हैं हम. एलिस की स्ट्रेंथ लिख दीजिए, हो गया. हर कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग, ये भी लिखना है हमें. डन. आओ अब यहां तक देखिएगा, मेजर पैराग्राफ में हमने क्या किया? एलिस की तारीफ. डन मैम, तारीफ कर ली. अब आइए ऑल्दो से पढ़िएगा, है ना. ऑल्दो सुनैना इज हाईली डिसिप्लिन्ड, पर उसका जो रिजर्व नेचर है वो हो सकता है कि डायनामिक एंगेजमेंट को इफेक्ट कर दे, है ना. तबस्सुम व्हाइल क्रिएटिव एंड स्पॉन्टेनियस माइट वर्सन जसप्रीत चैलेंजेस इन टाइम मैनेजमेंट. तो ऐसा हो सकता है कि जो दूसरे दो लोग हैं वो उनकी जो एक एक बुराई लिखी हुई थी ना ऊपर क्वेश्चन में, बस उन्हीं को आप लिख दीजिएगा लास्ट में. हम कहाँ पे थी मैम? यहाँ पे थी. देखो देखिएगा, स्लाइटली रिजर्व्ड है, ये बुराई हो गई, है ना. ओकेजनली स्ट्रगल करती है, ये इसका ड्रॉबैक हो गया, है ना. और यहाँ पर देखिएगा, समटाइम्स शी प्रिफर्स टू टेक कंट्रोल एंड मे ओवरलुक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स. आपको सब कुछ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ना उसको एनालाइज करके लिख देना है, ठीक है. आपको सब कुछ क्वेश्चन में मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर से दिमाग लगा करके लिखने की जरूरत नहीं है. सबसे आसान पार्ट जो आपके पेपर का है वो एनालिटिकल पैराग्राफ ही है, ठीक है. इट्स द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू. बस ये लंबे लंबे क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं, है भी तो बच्चे. देखिएगा, अच्छा जो थर्ड एग्जाम्पल है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, बिकॉज आप इसे प्रैक्टिस करोगे एंड आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपने ये क्या चूज किया और क्यों चूज किया, ठीक है. शॉर्ट में लिखिएगा, कैसे लिख रहे हो मैं भी देखूं आपने वीडियो से कितना सीखा. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट स्टूडेंट्स. डन. एक्सर्प्ट 1 का ले लीजिए. डन. एक्सर्प्ट 2 का ले लीजिए. फाइन. ओके हम आंसर का भी दिखा देते तो. नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, आंसर आपको खुद से लिखना है, ठीक है. ओके, एग्जाम्पल नंबर 4. लुक, अब ये हमारा एक डेटा बेस्ड एनालिटिकल पैराग्राफ है. चांसेस बहुत रेयर हैं डेटा बेस्ड आने की, आपको नियरली एक्सर्व बेस्ड ही, मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ कि एक्सर्व बेस्ड ही आएगा, बट स्टिल लेट्स डू इट. आई given is a bar graph showing some changes in public behavior in X city in a period of 2 years. Analyze the data carefully and then summarize it in the form of an analytical paragraph. आप आराम से डेटा को समझिएगा. ये लास्ट ईयर वाला है पिंक वाला और ये ब्लैक वाला दिस ईयर वाला. दैट मीन्स देखिए हमने दो चीजों को साथ में ड्रॉ किया है, ये और ये, है ना, ताकि हम कंपैरिजन कर पाए, ठीक है. ओके, let us see. Fine. The bar graph presents some data on changes in public behavior. आपको सबसे पहले क्या लिखना है पीपल? टॉपिक सेंटेंस. क्या लिखना है? टॉपिक सेंटेंस लिखा. ओके, अब ये काउंट्स, ये देखिएगा, लास्ट ईयर ऑन एज मेनी एज 5 काउंट्स, spitting in public, smoking in public,
defacing walls with graffiti and posters, throwing litter on public places and in streets, and the blaring noise from loudspeakers. मैम ये कहाँ से लिखना है हमें? ये हमें कहाँ से लिखना है मैम? ये हमें लिखना है यहाँ से। देखिए, लुक हियर, आपको ये ग्राफ के डिटेल्स दिख रहे हैं? क्या आपको डिटेल्स दिख रहे हैं ग्राफ के यहाँ पर? बस यहीं से आपको यहाँ से बाय लाइन मिल जाएगा, मतलब टॉपिक का जो मेन सेंटेंस है वो यही है। ठीक है, ठीक है मैम, यहाँ से देखकर लिख देंगे हम लोग। अब आइए कैसे इसको इंटरप्रेट करना है वो सीखते हैं। लुक हियर केयरफुली। फर्स्ट, a couple of things to cheer about. As is clear from the data, there has been a nearly 66% fall in the number of incidents of spitting. Only 78 cases were registered as against 229 registered last year. देखिए कंपैरिजन दिया है मैंने यहाँ पर। सिमिलरली का वर्ड यूज करके दो सिमिलैरिटीज को मेंशन किया गया है। केसेस ऑफ स्मोकिंग ऑल्सो डिक्रीज ड्रामेटिकली फ्रॉम 481 केसेस रिपोर्टेड लास्ट ईयर टू मियर 92। मैम मियर मतलब बस, मियर मतलब बस, मियर थोड़ा सा, मियर a fall of more than 80%. Okay ma'am. By sharp contrast, the menace of defacing walls with graffiti and posters has more than doubled. Okay ma'am, double हो गया ये। देखिएगा आप words मैम कौन कौन से यूज कर रहे हैं। From about 457 cases last year, it recorded 983 cases in the current year. Comparison दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है। While the use of blaring loudspeakers has come down marginally from 690 this year as compared to last year's figure. देखिएगा डेटा को मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। ओवरऑल, अब लास्ट लाइन जो हम कंक्लूजन का लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? ओवरऑल द पब्लिक बिहेवियर ऑफ पीपल इन एक्स सिटी हैज शोन इंप्रूवमेंट्स इन अ कपल ऑफ काउंट्स। अब क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, वो लिख दीजिए लास्ट में। और क्या, एक बार देखिएगा, ठीक है, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स आप देखिएगा, देख लिया। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, अब इस एग्जाम्पल के लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है, एंड देयर आफ्टर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई इट ऑन योर ओन। लुक हियर, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द पॉइंट्स टैली ऑफ 4 हाउसेस ऑफ सेक्रेड हार्ट कन्वेंट स्कूल। हाउसेस दैट मीन्स आपके स्कूल के जो हाउसेस होते हैं ना, ठीक है। ओके, द डेटा इज टू बी यूज्ड टू एडजज द बेस्ट हाउस ऑफ द ईयर एंड द रनर्स अप। Study the data carefully and then write an analytical paragraph summarizing the information. Make comparisons wherever appropriate and draw conclusions. Okay. देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्राफ आपको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया हुआ है, ये वर्टिकल ग्राफ ड्रॉ नहीं किया हुआ है, तो आप इसको ऐसे एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये ब्लैक वाला पार्ट जो डैश डैश वाला है, ये ब्लू हाउस के लिए है। इफ यू कैन नॉट सी, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ये जो पिंक वाला पार्ट है ये येलो हाउस के लिए है, ये ब्लैक वाला पार्ट है ये ग्रीन हाउस के लिए है, और ये जो डीप पिंक वाला पार्ट है ये रेड हाउस के लिए, ठीक है। ओके मैम, अब इन सारे हाउसेस को मुझे किस किस बेसिस पर एनालाइज करना है? डिसिप्लिन, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स, इन चारों चीज के ऊपर मुझे एनालाइज करना है, ठीक है, समझे? ठीक है मैम। और ये क्या है मैम? एक्स एक्सिस पर क्या है? हाउस वाइज पॉइंट्स टैली, ठीक है। अब कौन से हाउस का कितना पॉइंट टैली हुआ है वो ये है, ठीक। तो अब इस वाले नंबर से एनालाइज कीजिएगा कि कौन सा ग्रो किया है और कौन सा डिक्लाइन किया है, ठीक है। लेट मी शो यू द आंसर, एक बार आप देखो कैसे लिखना है इसको। सी, गिव इट अ लुक पीपल, गिव इट अ लुक। आइए, द टॉपिक सेंटेंस till here. The given bar graph provides a detailed comparison of the points secured by the 4 houses of Sacred Heart Convent School. हमने ग्राफ के बारे में लिखा, ग्राफ का नाम लिखा, फिर ग्राफ किसके बारे में वो लिखा। हाँ मैम, लिख दिया। अब इसको एक्सप्लेन कीजिए कौन कौन से हाउसेस के लिए था, ठीक है मैम। कौन कौन सी कैटेगरीज के लिए मैंने एनालाइज किया, इसको एक्सप्लेन कीजिए। हाँ मैम, कर दिया एक्सप्लेन, ठीक है। अब इसके बाद आपको डेटा एनालिसिस करनी है,
ठीक है, अब ये आप ग्राफ को एक बार समझिएगा, फिर ही आपको समझ में आएगा कि कैसे एनालाइज करना है. येलो हाउस कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म्स द अदर्स, पर्टिकुलरली इन डिसिप्लिन एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, जहां पर ये हाईएस्ट पॉइंट सिक्योर कर रहा था, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कंडक्ट एंड क्रिएटिविटी. देख रहे हैं आप, यहाँ पर हम हाई पॉइंट्स तो लिख रहे हैं, लेकिन हम ये भी लिख रहे हैं कि क्यों, वाई, वी आर गिविंग द रीजन ऑल्सो. ठीक है, फिर मैंने रेड हाउस के लिए लिखा, ठीक है मैम, लिख दिया. फिर मैंने ग्रीन हाउस के लिए लिखा, एक एक करके सबके बारे में लिखना. ठीक है, अब लास्ट में जो कॉन्ट्रास्ट हम दे रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन दे रहे हैं, वो किसको दे रहे हैं? ब्लू हाउस को दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो लोवेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है, कंसिस्टेंटली कम पॉइंट सिक्योर किए इस वाले हाउस में. कंसिडरिंग द क्यूमुलेटिव स्कोर्स एंड द कंसिस्टेंसी ऑफ अचीवमेंट्स, जो बेस्ट मुझे लगा वो क्या लगा? येलो हाउस. येलो हाउस क्लियरली स्टैंड्स आउट एज द बेस्ट परफॉर्मिंग हाउस ऑफ द ईयर, क्लोजली फॉलोड बाय द रेड हाउस एज द राइटफुल रनर अप. Who is the runner up? जो विनिंग पोजिशन से जस्ट नीचे था. ठीक है, दैट इज द रनर अप. ओके मैम, अंडरस्टूड. फाइन स्टूडेंट्स. सो समझ में आया? हाँ मैम, समझ तो आ गया. अब व्हाट यू हैव टू डू इज, मैंने जितने भी एनालिटिकल पैराग्राफ्स बताए हैं, दैट इज फ्रॉम द एग्जर्प्ट्स. मैंने 2 एग्जर्प्ट्स वाले डिस्कस करवाए हैं. एक एग्जर्प्ट आपको मैंने खुद से लिखने बोला है, वो आप ट्राई कीजिए. सेकेंडली, जो मैंने बार ग्राफ वाले क्वेश्चन करवाए हैं, दैट वाज आल्सो फ्रॉम माय साइड, तो वो चीज आप रिवाइज कीजिएगा, एक बार खुद से लिखने का प्रैक्टिस करिए. लुक, इफ यू आर स्टक समवेयर, राइट, इफ यू आर स्टक समवेयर, से फॉर एग्जांपल कि मैम मुझे ना डेटा नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, तो आप सबसे पहले मैच कीजिएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, कि कौन सा ग्राफ कहां तक टच कर रहा है. जब तक आप डेटा का एनालिसिस नहीं सीखेंगे बच्चों, आप डेटा को इंटरप्रेट करके लिख नहीं पाएंगे. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, जिनको प्रॉब्लम हो रही है समझने में कि मैम डेटा ही नहीं समझ में आ रहा है, तो वो पहले डेटा को इंटरप्रेट करना सीखे कि कौन ग्रो कर रहा है, कौन डिक्लाइन कर रहा है, कौन कांस्टेंट रह रहा है, कौन किससे ज्यादा है, कौन किससे कम है. ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से डेटा एनालिसिस करिए, उसके बाद आप एनालिटिकल पैराग्राफ करिए. ठीक है, ये चीज मेरी साइड से रहेगी. और आपको क्या करना है, आपको मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए थे इन द वीडियो, वो चीज आपको ध्यान में रखनी है. द फॉर्मेट एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ. फर्स्ट थिंग, यू हैव टू राइट द टॉपिक सेंटेंस. सेकेंड थिंग, बताओ बॉडी में क्या लिखते हैं? कंपैरिजन लिखते हैं, एनालिसिस लिखते हैं, ट्रेंड लिखते हैं. ठीक है, एंड कंक्लूजन में जो बेटर लगा या फिर जो मैक्सिमम पोजिशन पे था एंड द रीजन. ठीक है, टॉपिक सेंटेंस के लिए क्या याद रखना है? टाइप ऑफ डेटा यू हैव टू मेंशन, एज वेल एज यू हैव टू मेंशन, अगर कोई सिलेक्शन वाला टॉपिक है तो वहां पर सिलेक्शन वाला लिखिएगा, और अगर कोई डेटा एनालिसिस, जो प्रॉपर डेटा, ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब चीज मिल जाए तो आप वहां पर लिखिएगा कि किसके बारे में था. राइट, व्हाट वाज द एक्स एक्सिस अबाउट एंड व्हाट वाज द वाई एक्सिस अबाउट. एक्सिस मेंशन नहीं करना है, मैं सिर्फ सिखाने के लिए बोल रही हूँ कि आपको लिखना है किसके बारे में था. ठीक है, तो वो डिटेल्स आपको ग्राफ या फिर वहां से मिल जाएगी. एंड यू हैव टू कंपेयर कौन सा सिमिलर है, कौन सा कॉन्ट्रास्ट में है, कौन सा अलग है और कौन सा बेटर है. इतना कर लोगे? ठीक है मैम, कर लेंगे इतना. ओके पीपल, सो वी आर कंक्लूडिंग नाउ फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. राइट, विशिंग यू द ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, एंड दृष्टि फैमिली विशेस यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. बहुत अच्छे से पढ़िए, गिव योर बेस्ट. थैंक यू बच्चों.